सिर्फ एक चार्ज अपने इर्द गिर्द तमाम जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। फ़र्ज़ करें कि हमने एक चार्ज पार्टिकल किसी चीज़ के अंदर बंद किया हुआ है। ये चार्ज पार्टिकल अपने इर्द गिर्द की तमाम जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद का इन्हिसार चार्ज की मिकदार पर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर एक क़ुव्वत लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत का इन्हिसार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद पर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मजबूत होता है। तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़र्रात के ऊपर चार्ज ज़र्रात के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से तमाम सिमतों में निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के नज़दीक मजबूत होता है। यही वजह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं और करीब करीब हैं। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन या मैक्सवेल का पहला कानून यही कहता है। मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जितनी ज़्यादा निकल रही है वो उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है उस पर डिपेंड करती है और इसके अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। अगर उस चीज़ के बाहर कोई चार्ज लाया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेंड ज़रूर कर सकता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर हम चार्ज की मिकदार को दुगना कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी दुगनी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी डबल हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में से निकल रही हैं वो ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ उसके अंदर मौजूद चार्ज पे डिपेंड करती है। मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर चार्ज की मिकदार तब्दील ना हो, शेप जैसे मर्ज़ी तब्दील करते रहें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद तब्दील नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सीमत इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत को ज़ाहिर करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस पे मुखालिफ सीमतों में होता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत में क़ुव्वत अमल करती है और ब्लू कलर के नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मुखालिफ सीमत में फोर्स लगाता है। सेम चार्ज के पार्टिकल्स रिपेल करते हैं। मुखालिफ चार्जेस के पार्टिकल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ सीमत रखती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ अपनी डायरेक्शन कर लेता है। क्योंकि दोनों चार्जेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के मुखालिफ है, यही वजह है कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमत मुस्बत चार्ज में से बाहर की तरफ होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। अगर किसी बंद शक्ल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों रख दिए जाएं, तो उसमें से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर आ रही हैं वो ज़ीरो होंगी, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से बाहर आ रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी के अंदर वापस चली जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट में से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर आ रही होंगी वो ज़ीरो होगी। मूविंग चार्जेस अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मैक्सवेल सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर आ रही हैं वो हमेशा ज़ीरो होती हैं, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट में से बाहर आएंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएंगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये बात हमेशा सच रहेगी और इस बात पे इसका इन्हिसार नहीं होगा कि क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर चार्जेस कितने हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हरकत करते चार्जेस से बनते हैं। अगर चार्जेस हरकत ना कर रहे हों तो मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं बनेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था कि जहाँ पे लाइंस करीब करीब होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता है, यही हाल मैग्नेटिक फील्ड का भी है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी करीब करीब होंगी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। शक्ल में हरकत करते हुए चार्ज पार्टिकल्स के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एरोस के साथ ज़ाहिर की गई है। मैक्सवेल्स थर्ड लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक किसी भी लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड एरोस को अगर हम जमा करें तो ये इसमें से पर सेकंड गुजरने वाले चार्जेस की मिकदार के बराबर होंगे। अगर चार्जेस की मिकदार बढ़ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एरोस की तादाद भी बढ़ जाती है या मैग्नेटिक फील्ड मजबूत हो जाता है। नेगेटिव चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर नेगेटिव चार्जेस की मिकदार बढ़ जाए तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। तमाम के तमाम मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाता है और इससे चार्ज मुड़ जाता है। नेगेटिव चार्ज पर यह फोर्स पॉजिटिव चार्ज की मुखालिफ सिमत में अमल करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अमल करती है।
जबकि मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अमल करती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है और चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन के भी परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से इस तरह दी जा सकती है। अगर अंगूठा चार्जेस की हरकत की डायरेक्शन में रखा जाए तो घूमती हुई उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करती हैं। हरकत करता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स महसूस करता है। इस फोर्स की सीमत भी दाएं हाथ के उसूल से दी जा सकती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अंगूठा फोर्स की सीमत को ज़ाहिर कर रहा है। अगर चार्ज शुदा ज़र्रात, दोनों लाइनों में जो चार्ज शुदा ज़र्रात हैं, उनकी हरकत की सीमत एक ही हो तो वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। अगर चार्जेस की हरकत की सीमत मुखालिफ हो तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरह अमल करेगी कि ये दोनों एक दूसरे से परे परे हट जाएंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। याद रखें, मैग्नेटिक फोर्स अंगूठे की सीमत में अमल करेगी, दाएं हाथ पे। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स की लाइंस एक दूसरे से परे परे हट जाएंगी। एक घूमता हुआ चार्ज शुदा ऑब्जेक्ट, उसे भी आप घूमते हुए चार्जेस की लूप की तरह सपोज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक चार्ज शुदा स्फीयर भी अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। मैग्नेटिक फील्ड जिस जगह से बाहर आ रहा होता है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जहाँ से एंटर हो रहा होता है उसे साउथ पोल कहा जाता है। इस तरह से घूमता हुआ चार्ज स्फीयर एक मकनातीस की तरह महसूस होता है। मकनातीस एक ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिसके अंदर चार्ज शुदा ज़र्रात एक ही सीमत में हरकत कर रहे हों। हर रोटेटिंग चार्ज शुदा ज़र्रा एक छोटे से मकनातीस की तरह काम करता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो मकनातीस हैं और दोनों के चार्ज पार्टिकल्स एक ही सीमत में हरकत कर रहे हैं। ये दोनों मकनातीस एक दूसरे को कशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की सीमत से ज़ाहिर है। अगर दो मकनातीस ऐसे रखे जाएं कि उनके चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन एक दूसरे के अपोजिट हों, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये ऐसा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन से देखा जा सकता है। इससे हमें पता चलता है कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि एक जैसे पोल्स एक दूसरे को दफा करते हैं।
हम फर्ज करते हैं कि दो मकनातीस बेढंगी सिमत में पड़े हुए हैं। अगर दोनों मकनातीसों के चार्ज पार्टिकल्स एक ही सिमत में मूव कर रहे हों तो ये दोनों मकनातीस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। मैग्नेटिक मटेरियल का मकनातीस होना ज़रूरी नहीं होता। मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होते हैं। आम हालात में ये रोटेशंस बेढंगी या रैंडम सिमत में होती हैं, यानी कि सब के सब पार्टिकल्स की सिमत एक जैसी नहीं होती। जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मकनातीस के करीब लाया जाता है तो इसके तमाम पार्टिकल्स की रोटेशन एक ही सिमत में अलाइन हो जाती है, क्योंकि मकनातीस इस मैग्नेटिक मटेरियल के नॉर्थ पोल्स को अपने साउथ पोल की तरफ अलाइन कर लेता है। इससे मैग्नेटिक मटेरियल्स भी ख़ास ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगता है और मकनातीस की तरह काम करने लगता है। यही वजह है कि मकनातीस लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। मकनातीस इस्तेमाल करने की बजाय हम एक कॉइल ऑफ वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल्स भी एक मकनातीस की तरह काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो चार्ज पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करती है। या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट की मिकदार पे डिपेंड करती है। अगर हम कॉइल की नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स या चक्कर बढ़ा दें तो इससे भी लूप में से गुजरने वाले नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड बढ़ जाएंगे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की मिकदार पे के हासिल ज़रब के बराबर होती है। अगर टर्न्स की या चक्करों की तादाद बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ज़्यादा मजबूत बनता है। अगर हम इस कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वाले चार्ज पार्टिकल्स भी बाहर वाले चार्ज पार्टिकल्स की सिमत में ही रोटेट करने लगते हैं और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो जाते हैं, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड हो रहे हैं, जिससे
ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता है। अगर हम कॉइल ऑफ वायर को रिमूव कर दें तो मैग्नेटिक मटेरियल के चार्ज पार्टिकल अभी भी हरकत करते या घूमते रहेंगे, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टोर हो जाएंगी और ये अभी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता होगा। कॉइल्स और मैग्नेट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, भले वो जितना भी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बना लें। ऐसा इसलिए होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जैसा कि पहले इस एनिमेशन में दिखाया गया था। जैसा कि बहुत सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड से मुतासर होते हैं, ऐसे ही बहुत से मटेरियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुतासर करता है। जब किसी मटेरियल के करीब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल लाया जाता है तो इस मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है जो चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड की मुखालफत करता है। इन मटेरियल्स का बिहेवियर मैग्नेटिक मटेरियल से बहुत मुख्तलिफ होता है। जैसा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने देखा था, मैग्नेटिक फील्ड्स करंट के मैग्नेटिक फील्ड में जमा हो गया था, लेकिन ऐसे मटेरियल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड में से तफरीक हो रहा है, यानी कि उसको कैंसिल कर रहा है। ऐसे मटेरियल्स के करीब चार्ज पार्टिकल लाने से चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो सकता है। ऐसे मटेरियल्स को डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स की मिकदार का इन्हिसार इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और चार्ज के हासिल ज़रब के बराबर होता है। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की मिकदार चार्ज की मिकदार और पर्पल रेक्टेंगल के एरिया के हासिल ज़रब के बराबर होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बढ़ जाता है, जिससे मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा हो जाती है। अगर हरकत की स्पीड बढ़ा दी जाए या हरकत की वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फिर बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स अमल करती है। अगर हरकत की सिमत को बदला जाए तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाती है। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तब होती है जब चार्ज पार्टिकल्स की सिमत मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में हरकत करने लगे तो ये फोर्स ज़ीरो हो जाती है। अगर चार्ज पार्टिकल अपनी हरकत की सिमत को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए तो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में अमल करने लगती है। मैग्नेटिक फील्ड हरकत करते हुए चार्ज पार्टिकल्स के करीब मजबूत होता है।
जैसा कि बड़े एरो से दिखाया गया है। चार्ज पार्टिकल्स के करीब मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा। मैक्सवेल्स थर्ड लॉ के मुताबिक इन एरोज़ को अगर हम जमा करें तो ये चार्ज पार्टिकल्स पर सेकंड के बराबर होता है, यानी कि इन एरोज़ का सम जितने चार्ज पार्टिकल्स एक सेकंड में लूप में से गुजर रहे हैं उसके बराबर होता है। और ऐसा तमाम लूप्स के लिए सच होता है। जो लूप्स चार्ज पार्टिकल्स से दूर होती हैं उसके एरोज़ छोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो एरोज़ ज़्यादा होने की वजह से चार्ज पार्टिकल की मिकदार के बराबर ही रिजल्टेंट देते हैं, जैसा कि इन फिगर्स में दिखाया गया है। मैक्सवेल थर्ड लॉ हर किस्म की शेप के लूप के लिए सच होता है। लूप का साइज या लूप की शक्ल बदलने से मैक्सवेल्स लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सम ऑफ एरोज अभी भी सेम है। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लूप को जितना मर्जी बेंड कर दें, मैक्सवेल्स थर्ड लॉ अभी भी वैलिड होगा। क्योंकि एरो वेक्टर्स का सम अब भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द लूप पर सेकंड के बराबर होगा, और यही मैक्सवेल्स थर्ड लॉ है। अब फ़र्ज़ करें कि हम एक ऐसी लूप बनाते हैं जिसके अंदर से कोई चार्ज पार्टिकल नहीं गुजर रहा। इस केस में एरो वेक्टर्स का सम 0 होगा, यानी कि अगर लूप में से चार्ज पार्टिकल जो गुजर रहे हैं वो 0 हैं तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी 0 बनेगा। यहाँ कुछ एरोज़ एक सीमत में हैं और कुछ एरोज़ दूसरी सीमत में। यही वजह है कि ये एरोज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं या नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 बनता है, क्योंकि लूप के अंदर से कोई चार्ज पार्टिकल नहीं गुजर रहा। सब के सब चार्ज पार्टिकल्स इस लूप में से बाहर में से गुजर रहे हैं। अगर किसी लूप में चार्जेस तो मूव कर रहे हों लेकिन सम ऑफ चार्जेस 0 हो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि अगर लूप में से चार्जेस की मिकदार बराबर और मुखालिफ सीमत में हो तो लूप के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड 0 बनेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के मैग्नेटिक फील्ड या एरो वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लूप में से चार्जेस बराबर और मुखालिफ सीमत में हरकत करें तो इस लूप में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के मुखालिफ सीमत में रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर 2 कंपोनेंट्स में तहलील हो जाएगा। एक कंपोनेंट लूप के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट लूप के सीमत में ही होगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड के वो वेक्टर्स जो लूप की डायरेक्शन में हैं उनको जमा किया जाए तो ये करंट के बराबर आएंगे या नंबर ऑफ चार्जेस के बराबर आएंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है।
एक हरकत करता हुआ चार्ज अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि अभी चार्ज जिस जगह से नहीं गुजरा वहाँ भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है। इससे एक बात ही समझ में आती है कि मैक्सवेल के लॉ में अभी कोई कमी बाकी है, या हमने मैक्सवेल के लॉ को पूरी तरह से डिस्कस नहीं किया, कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ रह गई है। देखिए, जिन जगहों पे चार्ज पार्टिकल नहीं गुजर रहा वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, जबकि मैक्सवेल के मुताबिक जहाँ तक हमने डिस्कस किया है उसके मुताबिक तो यही था कि जितने चार्ज पार्टिकल्स किसी लूप में से गुजरते हैं उसी लूप के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसी भी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तब्दीली से उस लूप के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्लस नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ चार्जेस की तादाद पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि चार्जेस की तादाद के साथ साथ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे भी डिपेंड करती है। या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स प्लस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द लूप। इस मालूमात के साथ मैक्सवेल का लॉ मुकम्मल तौर पर डिस्कस हो जाता है। अभी तक हम मैक्सवेल के 3 लॉज को डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सवेल्स थर्ड लॉ का रेसिप्रोकल यानी कि ऑपोजिट है। जैसे हरकत करते हुए चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये मैक्सवेल्स फोर्थ लॉ है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरोज का सम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, लेकिन शर्त ये है कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से गुजर रहा हो, इस लूप के बाहर ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लूप के साइज या उसकी शक्ल पे डिपेंड नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस को घुमाने से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्ज करें कि हमारे पास 2 चार्जेस के रिंग्स हैं, जिनमें से एक चार्जेस का रिंग घूम रहा है जबकि चार्जेस का दूसरा रिंग स्टेशनरी है। अगर हम घूमते हुए चार्जेस के रिंग को रोकने की कोशिश करें तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, यानी कि नीचे वाले चार्जेस की लूप में से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिससे इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जो कि इन चार्जेस को, जो कि नीचे वाले चार्जेस का लूप था, उसे घुमाने लगेगा। नीचे वाले चार्जेस के लूप के घूमने की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जो कि कम होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना पसंद नहीं करते।
ये सब कुछ बहुत तेज़ी से हो जाता है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की कोशिश करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस चेंज के खिलाफ या इस चेंज की मुखालफत करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होना पसंद नहीं करते। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, अगर हम नीचे वाले रिंग को रोकें तो ऊपर वाला चार्ज इसका रिंग घूमने लगता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की चेंज के खिलाफ काम होता है। अगर हम दोनों रिंग्स को ज़बरदस्ती रोकें तो ऐसा करने से बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से चेंज हुआ था। अब अगर हम दोबारा इन दोनों रिंग्स में से ऊपर वाले चार्जेस के रिंग को रोटेट करवाना चाहें तो नीचे वाला चार्जेस का रिंग अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि चार्जेस के ऊपर वाले रिंग को रोटेट करवाने से मैग्नेटिक फील्ड बड़ा था। नीचे वाला रिंग इस मैग्नेटिक फील्ड को फिर से ज़ीरो करना चाहेगा, क्योंकि रोटेशन से पहले दोनों लूप्स में से मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो था और मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो से चेंज होकर बढ़ना नहीं चाहता। मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होना पसंद नहीं करते। अगर आप इन दोनों घूमते हुए रिंग्स को रोकना चाहें तो ये इस रोकने के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। जब भी हम किसी एक रिंग को किसी सीमत में घुमाते हैं तो दूसरा रिंग खुद ब खुद उसकी मुखालिफ सीमत में घूमता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घुमाने से पहले दोनों रिंग्स में से ज़ीरो था। इसी उसूल पर एक ट्रांसफार्मर काम करता है, जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। जब पहली कॉइल में से चार्जेस एक सीमत में घूमते हैं तो दूसरी कॉइल के चार्जेस मुखालिफ सीमत में घूमने लगते हैं, और यही वजह है कि एक कॉइल में घूमते हुए चार्जेस दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर देते हैं। हम इस असर को और मजबूत कर सकते हैं अगर हम दोनों कॉइल्स के दरमियान एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड को और मजबूत कर देते हैं। घूमते हुए चार्ज पार्टिकल्स घूमते हुए छोटे छोटे मकनातीसों की तरह काम करते हैं। जब दूसरी कॉइल में से घूमते हुए मकनातीस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक घूमते हुए मकनातीस से भी पैदा कर सकते हैं। यही वो उसूल है जिस पे जनरेटर काम करके बिजली बनाता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किसी मकनातीस को घुमाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आप मकनातीस को किसी पहिए में से पहिए के साथ लगा सकते हैं। अगर किसी लूप में से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के घूमने की वजह से चेंज हो रहा हो तो इस लूप में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जैसा कि इस एरो से दिखाया गया है। ये लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। ऐसा करने से लूप के अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका हमने देखा जिसमें एक मकनातीस को घुमाया गया था। हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमते हुए चार्जेस से भी पैदा कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है।
शक्ल में 3 कॉइल्स में घूमते हुए चार्जेस दिखाए गए हैं। तीनों के मैग्नेटिक फील्ड्स एक ही बार तब्दील नहीं हो रहे। अगर हम इन तीनों मैग्नेटिक फील्ड को जमा करें तो इनका जो इफ़ेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो घूमता हुआ नज़र आएगा, यानी कि हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लिया है। अगर हम इन तीनों कॉइल्स के दरमियान एक और मैग्नेट या मकनातीस रख दें तो वो मकनातीस इस घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल घूमता रहता है और नतीजा ये होगा कि मकनातीस खुद से घूमने लगेगा। यही वो उसूल है जिस पे सिंक्रोनस मोटर काम करती है। फर्ज करें कि हम मैग्नेट को हटा देते हैं। हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तसव्वुर कर सकते हैं कि ये एक घूमते हुए रिंग की वजह से पैदा हुआ है, जैसा कि चार्जेस का घूमता हुआ नीला रिंग दिखाया गया है। अगर चार्जेस का घूमता हुआ रिंग घूमने भी लगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घूमने लगेगा। फर्ज करें कि हम इसके अंदर एक और लूप किसी भी मटेरियल की रख देते हैं। जब चार्जेस का घूमता हुआ रिंग घूमेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ग्रीन वेक्टर की शक्ल में घूमेगा। जब ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस अंदर रखी हुई कॉइल में से गुजरेगा तो इस कॉइल के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा जो इस कॉइल के अंदर मौजूद चार्ज पार्टिकल्स को घुमाने लगेगा। इन चार्ज पार्टिकल जो कॉइल के अंदर वाली कॉइल के चार्ज पार्टिकल भी घूमने लगे हैं, इससे अंदर वाली कॉइल भी एक मकनातीस बन जाएगी और मकनातीस बन के घूमने लगेगी, यानी कि ये रिंग भी अब एक मकनातीस बन चुका है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि हर वो चीज़ मकनातीस की तरह काम करती है जिसके चार्ज पार्टिकल्स घूमने लगते हैं। क्योंकि स्टेशनरी रिंग एक मकनातीस बन गया है और ये भी घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमने लगेगा। यही वो उसूल है जिस पे एक सिंक्रोनस मोटर काम करती है, जिसमें हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई मकनातीस नहीं बल्कि एक स्टेशनरी रिंग रख देते हैं और वो भी घूमने लगता है। इससे हमें पता चला कि अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मेटल रिंग रख दें तो वो भी घूमने लगेगा। अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक रिंग की बजाय बहुत सारे रिंग्स आपस में जोड़कर लगा दें तो वो भी घूमने लगेंगे। याद रहे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 3 कॉइल से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है और किसी मकनातीस को घुमाने से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम इसे एक रिंग की जगह ऐसे बहुत सारे रिंग्स आपस में जोड़कर इन्हें इन घूमते हुए मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये बहुत सारे रिंग्स भी घूमने लगेंगे। यही इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर हम इन कॉइलों के दरमियान मकनातीस रखते तो ये सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल था। अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इर्द गिर्द की स्पेस में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा
जो कि ग्रीन एरो से दिखाया गया है। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपने अगली जगह पे फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा और ये अगला चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगा और ये सिलसिला पूरी की पूरी स्पेस में फैल जाएगा। ये सिलसिला पूरी स्पेस में हरकत करता हुआ फैलता हुआ आगे की तरफ जाएगा और इसी सिलसिले को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हमारे रेडियोज़ और सेल फोन काम करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वन डायमेंशन में देखें तो इनकी शक्ल कुछ ऐसी नज़र आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में से स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कुछ भी रोशनी से ज़्यादा तेज़ स्पेस में से मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी मटेरियल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए उनमें से गुजरकर स्लो हो जाती है, लेकिन स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है और ऐसा तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए होता है, चाहे वो रिलेटिव मोशन में हो या ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड हमेशा सेम होती है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो सकती हैं। रोशनी के मुख्तलिफ रंग मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तभी उनके रंग हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं। रोशनी के तमाम रंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसीज मुख्तलिफ हैं। रेडियो वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से बहुत कम होती है। एक्स रेज और गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से भी बहुत ज़्यादा होती है। एक्स रेज और गैमा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक दुनिया की हर चीज़ वेव और पार्टिकल दोनों सलाहियतें रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट कुछ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है और इन पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड असल में मौजूद नहीं होते। ये तमाम क़ुव्वतें इसलिए अमल करती हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फोटॉन्स एक्सचेंज करते हैं। लेकिन ये एक और कहानी है।